हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में 2023, 22 और 21 के पेपर को सॉल्व कर लिया है। अब हम अपने इस वीडियो में 2020 के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, भीमबेटका की खोज किसने की थी, या भीमबेटका को किसने खोजा था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीधर विष्णु वाकनकर ने खोजा था भीमबेटका को। कब खोजा था? 1857-58 में। और भीमबेटका कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और 2003 में इसको वैश्विक धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख हमको किस ग्रंथ से मिलता है? तो इसका उल्लेख हमको मिलता है बौद्ध घोष की सामंत पासादिका से। उल्लेख मिलता है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। अगला प्रश्न है, चचनामा के अनुसार 6वीं-7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? तो चचनामा के अनुसार थी राजधानी अरोड़। चचनामा के अनुसार 6वीं-7वीं शताब्दी में सिंधु राज्य की जो राजधानी थी वो थी अरोड़। अगला प्रश्न है, मुगलकालीन ग्रंथ मासीर आलमगीरी किसकी रचना है? तो मासीर आलमगीरी रचना है साकी मुस्तैद खां की। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पन्ही तथा उपनाह का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? तो इसका उल्लेख हमको जूते से संबंधित चीजों के लिए मिलता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक सांस्कृतिक जन जागृति निम्न जाति मजदूर संघ किसान आंदोलन से रिलेटेड। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो आदि ब्रह्म समाज का पूछा है तो देवेंद्रनाथ टैगोर। इसी के साथ अगर प्रश्न आता है ब्रह्म समाज तो राजा राममोहन राय। और अगला क्वेश्चन आता है अगर कि साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना, तो वो केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, 1957 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन है, जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता है। तो ये किसने कहा था? रसल जी ने। रसल ने क्या कहा था कि कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में था। इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन थे? तो इस तथ्य को मानने वाले थे डॉक्टर आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन। एस.एन. सेन कौन थे? संवैधानिक सलाहकार। अगला प्रश्न है, बेतवा नदी निकलती है। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? बेतवा नदी निकलती है विंध्यन पहाड़ियों से। बेतवा नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदी है और ये यमुना की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, अगर बेतवा नदी की सहायक नदियों की बात करें तो बीना, जामनी और धसान। बीना, जामनी और धसान बेतवा की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है सिंधु बेसिन, गंगा बेसिन, यमुना बेसिन, ताप्ती बेसिन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा यमुना बेसिन से। यमुना बेसिन से संबंधित है चंबल नहर सिंचाई परियोजना और इस पर 3 परियोजना है, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। 3 योजनाएं चल रही है। तो गांधी सागर मंदसौर में, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में और जवाहर सागर राजस्थान के कोटा में। इसी के साथ अगर एक और चीज याद रख लीजिए कि मध्य प्रदेश में कितने अपवाह तंत्र है? मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र बताइए। तो अब मध्य प्रदेश में गंगा यमुना अपवाह तंत्र होता है, नर्मदा अपवाह तंत्र होता है, ताप्ती अपवाह तंत्र होता है, महानदी अपवाह तंत्र होता है, गोदावरी अपवाह तंत्र होता है और माही नदी अपवाह तंत्र होता है। तो टोटल मध्य प्रदेश में 6 अपवाह तंत्र होते हैं। यह क्वेश्चन भी आता है। अगला प्रश्न है,
कथन ए और कथन आर दिया हुआ है, हमको बताना है सही उत्तर क्या है। तो पहला है पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य, जी हाँ ये सही है। अगला है सुअपवाहित उर्वर भूमि शीतकाल में 10 डिग्री सेल्सियस और 15 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं लगभग 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो इसमें हमको बताना है ए और आर दोनों सही है या ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, आर गलत है या दोनों गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही है और आर ए की क्या करता है, सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है। तो सागौन वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। कितने एरिया पर, 19.4% एरिया पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है, गन्ना, केला, कपास, बाजरा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाजरा एक व्यापारिक फसल नहीं है। अगला प्रश्न है नॉन मेटेलिक मिनरल या अधात्विक खनिज क्या है। तो ये होते हैं संगमरमर के अधात्विक खनिज। इनमें से कौन है, तो संगमरमर अधात्विक है, चांदी, मैग्नीज और सीता मेटेलिक चीजें है। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु और गुजरात में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक है। उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है, नेफ्ता, जिप्सम, सल्फर, कास्टिक सोडा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कास्टिक सोडा कच्चा माल नहीं है। अगला प्रश्न है भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है। तो खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है, छोटा नागपुर के पठार को, छोटा नागपुर के पठार को भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है। अगला प्रश्न है जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो अभी थोड़ी देर पहले इसको सॉल्व किया था कि चंबल नदी पर जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना स्थित है। इसमें 33 मेगावाट के 3 इकाइयां स्थापित की गई है। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। सब जानते हैं मध्य प्रदेश का पन्ना हीरा के लिए प्रसिद्ध है, पन्ना हीरा। आपने गाना भी सुना होगा, पन्ना की तमन्ना हीरा मुझे मिल जाए। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, किलिमंजारो, मैकिनले, एल्ब्रूस और एकांकागुआ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एल्ब्रूस। क्या है, एल्ब्रूस कहाँ है, यूरोप में, एल्ब्रूस यूरोप में स्थित है। तो ये इसलिए गलत है। किलिमंजारो अफ्रीका में, माउंट मैकिनले उत्तर अमेरिका, एल्ब्रूस यूरोप में और एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका में है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से ही मिलाना है। इसके ऑप्शन है वाणिज्यिक दूध उत्पादन, वाणिज्यिक अन्न उत्पादन, वाणिज्यिक बागानी और वाणिज्यिक फल उत्पादन। तो हमको बताना है कहाँ पर क्या होता है। तो इसके ऑप्शन जो है वाणिज्यिक दूध उत्पादन, तो ये होता है डेनमार्क में, वाणिज्यिक अन्न उत्पादन अर्जेंटीना में, वाणिज्यिक बागानी मलेशिया में और वाणिज्यिक फल उत्पादन फ्रांस में। तो सही उत्तर होगा 3142। इसका सही उत्तर है 3142। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है एक सूची को मिलान करना है। तो स्टेपीज, प्रेयरीज, वेल्ड्स, डाउन, ये क्या है, घास के मैदान है पहली बात तो। और फिर इनको मिलान करना है कि कहाँ पर किसको क्या बोला जाता है। तो स्टेपीज रूस में, स्टेपीज रूस में बोला जाता है घास के मैदान को। प्रेयरीज, प्रेयरीज कहाँ बोला जाता है, प्रेयरीज बोला जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में, वेल्स दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 3124 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मध्य प्रदेश, पंजाब। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड की दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही है 2011 की जनगणना के अनुसार, और भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17.72% रही है। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? 1930 में, 1934 में, 1945 में, 1947 में। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1945 में आयोजित किया गया था 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? प्रथम मनोनीत उपसभापति पूछा है तो फ्रैंक एंथोनी प्रथम मनोनीत उपसभापति थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को उपसभापति मनोनीत किया गया था। किसके आग्रह पर? सच्चिदानंद सिन्हा के आग्रह पर। और सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। इसके बाद स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद को। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध है पूर्ण निषेध, आंशिक निषेध, युक्तियुक्त निषेध, नैतिक निषेध। तो बालकों के नियोजन का निषेध पूर्ण निषेध है, पूर्णतः प्रतिबंधित है। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्यों और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? 14 राज्य 6 संघ, 14 राज्य 9 संघीय, 22 राज्य 8 संघीय क्षेत्र, 21 राज्य 7 संघीय क्षेत्र। तो हम सब जानते हैं इसका सही उत्तर है 14 राज्य 6 संघीय क्षेत्रों को स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित करने की सूचना के संबंध में उचित है? राष्ट्रपति का आशय, राष्ट्रपति का निर्देश, राष्ट्रपति का विवेक, राष्ट्रपति की सहमति। तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति का आशय। अगला प्रश्न है, ये भी पढ़ लीजिए कि जो संयुक्त अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? 7वीं अनुसूची की किस सूची में? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों, लिस्ट 1, लिस्ट सी दोनों। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? ऑप्शन है तदर्थ न्यायाधीश, अतिरिक्त न्यायाधीश। सही है, एक सही है, दो गलत है, एक गलत है, दो सही है, एक और दो दोनों सही है, एक और दो दोनों गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? एक सही है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, और दो गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित नीति में संदेह है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने और उनकी बाबत में रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों क्या है? सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है। दूसरा, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष 65 आयु होता है। एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित स्व हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है। तो इसमें बताना है कि सही कथन कौन सा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 सही है और तीसरा गलत है। ये अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं।
दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। यदि संबंधित राज्य इस संबंध में करार करते हैं, संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग पर नियुक्ति करता है, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। जब राज्य इस संबंध में करार करते हैं और लोक सेवा आयोग द्वारा संसद द्वारा विधि बनाकर इसकी नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है? मुख्यमंत्री शामिल नहीं है, विधानसभा का अध्यक्ष नहीं है, गृह मंत्रालय के प्रभारी या राज्यपाल। तो सही उत्तर है राज्यपाल इसमें शामिल नहीं है। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में राज्यपाल शामिल नहीं है। इसमें कौन शामिल है? तो मुख्य रूप से राज्य का मुख्यमंत्री, विधान परिषद का अध्यक्ष, राज्य का गृह मंत्री, विधानसभा का प्रतिपक्ष का नेता शामिल होता है। अगला है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार, अमिताभ कांत, अरविंद पनगड़िया, राव इंद्रजीत सिंह। सही उत्तर है अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा सही है? 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 को संशोधित किया गया। 101वें संविधान संशोधन 2016 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था। इस एक सही है, दो गलत है, एक गलत है, दो सही है, एक और दो दोनों सही है, या डी एक और दो दोनों गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा एक और दो दोनों सही है। एक और दो दोनों सही है। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था। इसके ऑप्शन है 2006, 2003, 2005 या 2009। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2005 में बनाया गया था आपदा प्रबंधन एक्ट, जिसको 2006 में लागू किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रीवी पर्सों की समाप्ति कब की गई? 1950, 1949, 1962, 1971। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1971 में प्रीवी पर्सों की समाप्ति की गई। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है? 30 दिन के भीतर, 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 90 दिन। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण किसी भी निर्णय से व्यथित अगर कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील करता है तो वो 90 दिन के अंदर, जो भी घटना हुई है उसके 90 दिन के अंदर याचिका दायर कर सकता है। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन 18 अगस्त 2010 में किया गया था, जो पर्यावरण से संबंधित 7 कानूनों के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई करता है। इसके 4 क्षेत्रीय, इसका मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है और जो 4 क्षेत्रीय कार्यालय पुणे, भोपाल, चेन्नई और कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों और उनके संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करना है। पीवी नरसिम्हा राव अविभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मोरारजी देसाई बम्बई के थे। पीवी नरसिम्हा राव अविभाजित आंध्र प्रदेश, मोरारजी देसाई बम्बई। एच डी देवगौड़ा थे कर्नाटक के। चरण सिंह थे अविभाजित यूपी के। और नरेंद्र मोदी गुजरात के थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 2, 5, 1, 2, 5, 4, 3, 4, 1, 3। तो इसका सही उत्तर होगा 2, 5, 4, 1, 3। 2, 5, 4, 1, 3। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है,
राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है? तो इसकी स्थापना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत होती है। निम्नांकित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो चांदोली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित नहीं है। ये कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। इसके अलावा आंशी कर्नाटक में स्थित है, बालफक्रम मेघालय में और हेमिस लद्दाख में स्थित है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा सूचीबद्ध महारत्न की श्रेणी में नहीं आता है। इसके ऑप्शन है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑयल इंडिया लिमिटेड उस समय तक महारत्न की श्रेणी में नहीं था। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भोपाल में स्थित है। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी और 2013 में इसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए लोकपाल योजना 2018 को किस दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावी रूप से पेश किया गया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 23 फरवरी 2018 को प्रभावी रूप से इसे पेश किया गया था। वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति की सह अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी सह अध्यक्षता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर और भारत सरकार के वित्त सचिव के द्वारा की जाती है। डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक और भारत सरकार के वित्त सचिव के द्वारा इसकी सह अध्यक्षता की जाती है। माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है जिनकी सीमा की आवृत्ति है। तो माइक्रोवेव में चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच में, 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच में होती है। इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? मर्स, सार्स, कोविड-19 और इनमें उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी कोविड-19 से संबंधित बीमारियां है। भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट का उपयोग किया जाता है रंग बढ़ाने में, स्वाद बढ़ाने में, सुरक्षित रखने में, पाइसीकरण में। तो इसका जनरली आंसर सुरक्षित रखने में, पर आयोग के द्वारा इसका दोनों आंसर दिया गया था। तो इसका सही उत्तर है बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? तो मनुष्य के कपाल में 12 जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती है। इसमें सबसे लंबी होती है बेगस तंत्रिका, सबसे बड़ी ट्राइजेमिनल और सबसे छोटी अब्दुकेंस होती है। अगला प्रश्न है, ब्लोफिश एक प्रकार है। ब्लोफिश एक प्रकार है तो ये एक सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम का प्रकार है जिसे 1993 में बू श्रेयर द्वारा डिजाइन किया गया था। अगला प्रश्न है, XML का पूरा नाम क्या है? तो XML का पूरा नाम है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। अगला प्रश्न है, एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है? सॉलिड स्टेट ड्राइव ये सेकेंडरी मेमोरी है, हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी ये प्राइमरी मेमोरी होती है और जो USB है वो सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो इसका सही आंसर होगा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी द्वितीय या सेकेंडरी मेमोरी नहीं है। प्रोटोकॉल IP पते को परिभाषित करता है। IPv6 IP पते को परिभाषित करता है कौन से? तो 128 बिट के पते को ये परिभाषित करता है। इससे पहले IPv4 था जो 32 बिट के पते को परिभाषित करता था। अगला है, पूमा का संबंध किससे है? तो पूमा का फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। इसका फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। किस संगठन ने व्योममित्र के रोबोट को विकसित किया है? तो व्योममित्र नामक रोबोट इसरो के द्वारा बनाया गया है। यह अर्धमानव प्रोटोटाइप महिला रोबोट है और ISRO या इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को बेंगलोर में की गई थी। अगला है, जेनेटिक कोड की विशेषताएं क्या है? जेनेटिक कोड की विशेषताएं क्या है? तो यह प्रायः सार्वत्रिक होता है। जी हाँ, ये सार्वत्रिक होता है। यह 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है और 20 अमीनो अम्ल के संगत होते हैं। ये भी सही है। यह अनअतिव्यापी, गैर अस्पष्ट, कोमा रहित होता है।
जी हाँ, और इनमें से प्रारंभन एक समापन कोडन होता है। तो ये सारे क्या है, सही है। तो इसका सही उत्तर होगा सभी सत्य है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। एमआरएनए पर नाइट्रोजन क्षार का विशिष्ट अनुक्रम होता है। तो एमआरएनए क्या होता है, मैसेंजर आरएनए। एमआरएनए का फुल फॉर्म है मैसेंजर आरएनए। अभी 2023 में नोबेल प्राइज दिए गए थे, तो इसमें एमआरएनए से रिलेटेड नोबेल प्राइज भी किसी 2 व्यक्तियों को दिया गया है। तो आप उन 2 व्यक्तियों के नाम मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। इसको ऐसे समझते हैं कि ये एक पिरामिड है, ये ऊर्जा का पिरामिड है जो हमने सीधा बनाया है। अगर यहाँ पर निचले स्तर पर घास है, घास में 100% ऊर्जा पाई जाएगी। जब इस घास को कोई बकरी खाती है तो उसके पास केवल 10% ऊर्जा ही आती है। इस 100% की 10% ऊर्जा ही बकरी के पास जाती है। जब इस बकरी को कोई शेर खाता है तो उसके पास इस 10% का 10% ही ऊर्जा जाती है। तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे ऊर्जा में कमी आती जाती है। इसलिए ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा ही बनता है। अगला प्रश्न है, मिजोरम में स्थित फवंग फुई राष्ट्रीय उद्यान को किस नाम से जाना जाता है। तो मेघालय में स्थित नीला पर्वत उद्यान को फवंग फुई या फवंग फुई को नीला पर्वत राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र में विकास दर 2016-17, इसमें 2016-17 का डाटा है, आप वर्तमान का डाटा याद कीजिएगा। इसमें आंसर था 34.14। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो सब जानते हैं मध्य प्रदेश में हीरा पाया जाता है। हीरा पन्ना, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में, पन्ना जिला हीरे के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय किस शहर में अवस्थित है। तो यह अवस्थित है भोपाल जिले में जनजातीय संग्रहालय। इसके अलावा इंदौर में केंद्रीय संग्रहालय स्थित है और छिंदवाड़ा में आदिवर्त संग्रहालय स्थित है। अगला प्रश्न है, आकांक्षा योजना संबंधित है। तो आकांक्षा योजना अनुसूचित जनजाति छात्रों के प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षा परीक्षा देने हेतु या एसटी के जो बच्चे होते हैं उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोचिंग दिलाने हेतु ये योजना चलाई जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है। तो बालाघाट में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है। 1021 बालाघाट का लिंगानुपात है। और अगर हम देखें, कई बार प्रश्न ऐसा भी आता है कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों का लिंगानुपात 1000 से अधिक है। 1000 से अधिक है तो टोटल 4 जिले हैं जिनका लिंगानुपात सर्वाधिक है, 1000 से अधिक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है। मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है। तो उत्तरी भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिन में अधिक गर्मी और रात में ठंडा रहता है, तो जिसके कारण इनमें रात और दिन का तापमान में अधिक अंतर पाया जाता है। दैनिक तापांतर सर्वाधिक कब होता है। तो मार्च माह में। और दैनिक तापमान अगर पूछे तो मई में दैनिक तापमान सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है। औसत तापमान ग्रीष्म ऋतु में कहाँ से कहाँ की ओर बढ़ेगा। तो दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है। मध्य प्रदेश नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 243 या 243 न के तहत। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। तो 19.4 भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। तो इसमें 19.4 नहीं तो हम क्या लगाएंगे, अबाउट 20% या लगभग 20% भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें तो भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं और वे उड़ीसा के राज्यपाल भी बनाए गए थे। अगला है, मुख्यमंत्रियों में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पद पर नहीं रहे हैं। दिग्विजय सिंह, मोतीलाल वोरा, वीरेंद्र कुमार सकलेजा, श्यामचरण शुक्ल। इसका सही उत्तर होगा 1 और 2। दिग्विजय सिंह और मोतीलाल वोरा नहीं रहे हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही अनुक्रम क्या होता है।
तो सही अनुक्रम होता है, सबसे पहले शपथ दिलाई जाती है, फिर राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, फिर उसके बाद मंत्रियों का परिचय होगा और फिर होगा निधन संबंधी उल्लेख। तो इसका सही उत्तर होगा 3, 2, 4, 1। 3, 2, 4, 1। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। उच्च न्यायालय की निम्नांकित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं? A.K. पटनायक, R.V. रविंद्रन, S.K. झा, न्यायमूर्ति के माथुर। तो इसका सही उत्तर होगा न्यायमूर्ति S.K. झा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे हैं। किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है? तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 1183 के तहत गठन किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 118(3). अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या है? तो वास्तविक नाम था इनका नंदराम दास। नंदराम दास इनका वास्तविक नाम था। 7 सागर 9 नारायण 84 महादेव परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है? तो ये होती है उज्जैन में संपन्न होती है, जहाँ 12 वर्षों में सिंहस्थ कुंभ का मेला लगाया जाता है। राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? तो इनके जो कवि थे धनपाल, इन्होंने जैन धर्म अपना लिया था। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का नाम प्राचीन क्या था? तो काकनाम। काकनाम इसका प्राचीनतम नाम है, ये रायसेन में स्थित है। अगला प्रश्न है, टांटिया बिल का वास्तविक नाम क्या है? तो इसको लेकर विवाद था, प्रश्न को लेकर टांटिया या टंडरा दोनों में से कोई एक इनका वास्तविक नाम होता है। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? तो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का गठन 15 फरवरी 1994 में किया गया था। या बोले तो इसने कार्य करना 1994 में और 1 फरवरी को इसका अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है, पद्मश्री भूरीबाई किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है चित्रकारी के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। कैलाश सत्यार्थी का जन्म विदिशा में हुआ था। कैलाश सत्यार्थी का जन्म विदिशा में हुआ था और इनसे संबंधित है बचपन बचाओ आंदोलन, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है रीवा। इसका सही उत्तर क्या है? रीवा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भील जनजाति पाई जाती है। 59 पॉइंट वर्तमान में 59 पॉइंट समथिंग 6 या 2% भील जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? दोस्त मोहम्मद खां भोपाल राज्य के मूल संस्थापक थे। राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? गहोरा। गहोरा इनकी राजधानी रही है। ओरछा के प्रसिद्ध शासक थे, गहोरा इनकी राजधानी रही है। मांडू विजय दक्षिण की विजय कुंजी था, यह किसने कहा था? तो ये कहा था अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने मांडू विजय को दक्षिण विजय की कुंजी कहा है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश तीरंदाजी अकेडमी कहाँ स्थित है? तीरंदाजी अकेडमी जबलपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला निम्न में से कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च है? तो विश्वामित्र पुरस्कार सर्वोच्च माना जाता है। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल सब जानते हैं, गेहूं। मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा जाता है, सोयाबीन का भी उत्पादन किया जाता है। किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था एवं पर सतत विकास हेतु साझेदारी टास्क फोर्स का निर्माण किया गया है? तो ये उस टाइम का क्वेश्चन था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नॉर्वे के साथ टास्क फोर्स का निर्माण किया जा रहा है। किस लिए? समुद्री अर्थव्यवस्था के लिए। फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई? जलियांवाला बाग शताब्दी समारोह, असहयोग आंदोलन शताब्दी समारोह, चोरा चोरी शताब्दी समारोह या चंपारण शताब्दी समारोह? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी,
चोरा चोरी शताब्दी समारोह। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल हो गया। फरवरी 2021 में किस पड़ोसी देश में सेना द्वारा तख्ता पलट किया गया? तो इसका सही उत्तर है डी। इसका सही उत्तर है डी। म्यांमार द्वारा सेना द्वारा तख्ता पलट कर दिया गया। भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत का ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है? तो याद रखिएगा चार्ल्स मैडकॉफ का कथन है ये कि आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है। नीलम और अल्फांसो के संकर से बनी किस्म कौन सी होगी? रत्ना। नीलम, अल्फांसो, रत्ना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना। इसकी शुरुआत 12 अप्रैल 2005 से की गई। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है लुसाने में। ये कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड, लुसाने में स्थित है। अगला प्रश्न है किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक में पदक जीता? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी ने भारतीय महिला के भारोत्तोलन में प्रथम पुरस्कार जीता था ओलंपिक खेलों में। कौन सा पुरस्कार? कांस्य पदक जीता था इन्होंने। जहाँ ये कहाँ आयोजित हुआ था? सिडनी ओलंपिक में जीता था। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो विषाणु विज्ञान संस्थान या वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पुणे में। इसको स्थापना 1952 में की गई थी। गार्टनर के अनुसार 4 चरण परिपक्वता मॉडल के क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। तो इसको मैं आपको बता देती हूँ। पहले हमें सूचना प्राप्त होगी, फिर हम उसमें बातचीत करेंगे या सहभागिता लेंगे, फिर पहले लेन देन, फिर सहभागिता और फिर परिवर्तन। तो इसका सही उत्तर होगा सूचना, फिर उसमें सहभागिता लेना, फिर लेन देन करना और फिर परिवर्तन होना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला है एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। तो इसके 2 आंसर होंगे, ग्राफ या ट्री के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। अगला प्रश्न है यह वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ता के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की विधि है, उसको क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सहयोगात्मक फिल्टरिंग। क्या कहते हैं? सहयोगात्मक फिल्टरिंग। इसी के साथ 2020 के पेपर को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में 2019 के पेपर को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।